ये समरी है इसकी चैप्टर की, इकोसिस्टम चैप्टर की। इसमें सारी गलतियाँ दे रखी है, सारी सबसे नए वर्ड दे रखे हैं, सारे पढ़ने हैं, ध्यान रख लियो। अब पढ़ते हैं नया चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में डाटा बहुत है और सारा रटना पड़ेगा इस बार, क्योंकि सब कुछ कट चुका है इकोसिस्टम से, और अगले चैप्टर तो पूरा कट चुका है चैप्टर 16। तो अब चैप्टर 15 से ज़्यादा पूछने की संभावना है। सारे क्वेश्चन बनेंगे और तड़े तड़े बनते हैं, और मैंने बहुत गलती करी है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखते चलिए क्या होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है। इफ़ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लेनेट अर्थ, वो अगर कोई बाहर से एलियन आता है तो वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड एनकाउंटर। मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग प्रेजेंट हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, प्लांट की इतनी सारी स्पीशीज़ है, इसे देख के हैरान हो जाएगा, क्योंकि वो एलियन है, उसके यहाँ तो सारे एक जैसे दिखते होंगे, पर हमारा तो डाइवर्सिटी है, समझ रहे हैं ना। तो इवन फॉर ह्यूमन ठीक सब हो गया। फिर क्या बोल रहा था, कॉमन वुड यू फाइंड हेयर टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ आंट्स हैं वर्ल्ड में, 3 लाख बीटल्स हैं, 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ हैं और 20,000 ऑर्किड्स हैं। तो 20,000 आंट्स एंड ऑर्किड्स हैं, 28,000 फिशेज़ हैं, 3 लाख बीटल्स हैं और हाईएस्ट बीटल्स हैं इन आर बायोस्फीयर। फिर क्या बोल रहा है, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। बायोडाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन है टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी एट द ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है ये वाली। क्या है, बायोडाइवर्सिटी टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट था, और इसने क्या बोला, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डाइवर्सिटी बोलते हैं, डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all levels of biological organization। मतलब क्या बोल रहा है, बायोस्फीयर में हेट्रोजेनिटी वर्ड ध्यान रखियो, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल बट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर विद इन सेल्स और बायोम्स तक। मतलब क्या बोल रहा है ये बात समझ, मतलब डाइवर्सिटी बायोमोलिक्यूल लेवल पर ही आ जाती है, मतलब बायोमोलिक्यूल में भी डाइवर्सिटी बन जाती है, प्रोटीन से, पॉलीसेकेराइड से, लिपिड से, वही डाइवर्सिटी आ चुकी है। मतलब बायोमोलिक्यूल के अंदर, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर ही 3-4 आ जाते हैं, लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है डाइवर्सिटी, बायोमोलिक्यूल लेवल से। फिर क्या बोल रहा है, बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशल बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने क्या बोला, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या बोल रहा है, बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये तीनों पे तीनों क्वेश्चन आता है हर साल। अब क्या होता है, सबसे पहले आते हैं मैंगो वाली, और जो रो प्लांट फॉर्मिटोरिया है ये जेनेटिक वाली है, स्पीशीज जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, इनकी जीन्स में चेंज होता है, तभी तो वो अलग अलग बनती हैं, तभी तो वेरिएशंस आती हैं, तभी तो इनकी 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो जीन में चेंज आया होगा ना कि स्पीशीज़ में चेंज आ चुका होगा। तो ये कौन सी हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। तो अ सिंगल स्पीशीज़ might show high diversity at the genetic level over a distributional range। क्या होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक सिंगल स्पीशीज़ के अंदर ही डाइवर्सिटी आ जाती है, मतलब सेम स्पीशीज़ है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जीन्स में बदलाव आ चुका है, तो इसलिए 50,000 स्ट्रेन्स बन चुकी है मैंगो की। स्पीशीज़ तो एक ही है ना, क्या बोला मैंने, स्पीशीज़ तो एक ही है ना मैंगो, उसके अंदर जीन्स में चेंज आ चुका है, इसलिए बदल चुकी है। तो क्या बोल रहा है, अ सिंगल स्पीशीज़ माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय मेडिसिनल प्लांट, जो जेनेटिक वेरिएशन शो करता है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो ग्रो करता है हिमालयन रीजन में, ध्यान रखियो, माइट इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेजरपाइन। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा हिमालय में ग्रो करता है, क्योंकि इसमें एक एक्टिव केमिकल होता है रेजरपाइन, जो एक बीपी क्योर करता है, वो हमें ध्यान रखना। और ये क्या होता है, पोटेंसी और कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा होती है जब वो हिमालय में ग्रो करता है, अगर वो प्लेन्स में ग्रो करेगा तो इसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये क्या कर रहा है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है। फिर आती है, इंडिया प्रोड्यूस मोर देन 50,000 जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,01,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखियो कि 1,000 वेराइटी हैं, 1,000 वेराइटी है, ना कि 100 वेराइटी है, ना कि 10,000, 1,000 वेराइटी है मैंगोज़ की, ध्यान रखियो। फिर आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या बोल रहा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी में, स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पे है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल लेवल पे है।
तो स्पीशीज डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स में ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज मिलती हैं देन द ईस्टर्न घाट में। देख वेस्टर्न घाट यहाँ पर होता है, ये इंडिया का मैप है, तो वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, यहाँ मुंबई जहाँ पर है, तो मुंबई के वहाँ पर पानी समुद्र है, तो वहाँ पे समुद्र के पास बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो एम्फीबियंस वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं बाकी ईस्टर्न घाट से, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन में आता है कि वेस्टर्न घाट्स की एम्फीबियन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। फिर आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोलॉजिकल लेवल, एग्जांपल डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेस्टल्स है, एस्टुरीज है, एल्पाइन मिडोज है, इनकी क्या होती है ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। इंडिया में ये सब मिलते हैं। देन आर स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, जो ये सब मैंने बताई ना इंडिया के अंदर, जैसे कि इंडिया फॉर इंस्टांस डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड भी है, एस्टुरीज भी है। इनमें क्या होता है इंडिया के अंदर ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर कंपेयर करें स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, वहाँ पे रिवर्स, डेजर्ट, अल्पाइन मिडोज, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ सब इतना सब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है पोल के पास है। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क हो गई, स्वीडन हो गई, ये क्या होते हैं पोल के पास होती है, तो इतना क्या होता है इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है ना। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, मिलियंस ऑफ ईयर हो चुके हैं एवोल्यूशन को टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लूज एट ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज इफ प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लॉसेस कंटिन्यू। अगर ऐसे ही देख हमारा ये डाइवर्सिटी बनने में बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं एवोल्यूशन प्रोसेस से, अगर हम ये सब खो देंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा, हम क्या कर देंगे सारी वेल्थ खो देंगे इन 2 सेंचुरीज़ के अंदर, ना कि 2 साल, ना कि 2 डिकेड, ना कि 200, ना 20, ना ध्यान रखिए 2 सेंचुरी से रखा है, हम 2 सेंचुरीज़ के अंदर ही सारी बायोडाइवर्सिटी खो देंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। बायोडाइवर्सिटी फॉर कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न as more and more people about the world begin to realize the critical importance of biodiversity for survival and well-being of the planet। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी स्पीशीज़ इन इंडिया, ठीक है ना, अर्थ पे कितनी है और इंडिया में कितनी है, और ये याद रखना है सारा का सारा, ध्यान रखियो। ये क्या बोल रहा है, सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो हाउ मैनी स्पीशीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी स्पीशीज देयर आर ऑन अर्थ। एक अकॉर्डिंग टू IUCN, और इसकी डेफिनेशन भी आती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, NCERT में पर आती है। IUCN कब आती है, 2004 में आती है, ध्यान रखियो, और NCERT में 2004 में ही आई थी। तो IUCN 2004 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ डिस्क्राइब कितनी गई है, मोर देन 1.5 मिलियन, मतलब 1.7 से 1.8 की बात कर रहा है ये, कि IUCN ने बोल रखी है इतनी होती है, सही बात है, इतनी तो है, पता है मैं भी, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। हमें ये नहीं पता कि आप कितनी बची हैं डिस्क्राइब करने के लिए अर्थ के अंदर, क्योंकि तो बहुत सारी होंगी ना, हमें तो बस 1.7 से 1.8 मिलियन ही मिली हैं। तो एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेज, तो लोगों ने गैस लगाई कि कितनी बची हैं अभी फाइंड करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। तो फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, तो वो कितनी बताई, तो वो मैं बताता हूँ तो कितनी बताई। तो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, स्पीशीज इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्रीज, मतलब स्पीशीज इन्वेंट्री मतलब स्पीशीज का डिस्कवरी टेम्परेट रीजन में ज़्यादा है जाकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में। देख ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या होता है, स्पीशीज हज़ारों में मिलती है, लाखों करोड़ों में मिलती है, ट्रॉपिकल में स्पीशीज ज़्यादा है टेम्परेट से। तो अगर एक साल में तू देखेगा तो ट्रॉपिकल में और बढ़ जाएंगी, टेम्परेट में कम बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेट में क्या होता है, टेम्परेट तो पोल के पास होता है, तो टेम्परेट में क्या होता है, टेम्परेट मतलब टेम्परेचर कम, ना कि टेम्परेचर ज़्यादा, उल्टा होता है। तो वो क्या होता है, पोल क्या होता है, तो वहाँ पे होगी एक साल के अंदर अगर तू देखेगा तो कम स्पीशीज बढ़ेंगी, तो तू सारे डिस्क्राइब कर लेगा जल्दी एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर। पर ट्रॉपिकल में तो हर साल बढ़ती जा रही है, तो तू स्पीशीज इन्वेंट्री इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो स्पीशीज इन्वेंट्री मोर कंप्लीट होती है टेम्परेट में, ना कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में। कंसिडरिंग देन एन ओवरवेलमिंगली लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स, क्या बोल रहा है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज अभी भी डिस्कवर्ड करना बाकी है ट्रॉपिक्स में, क्योंकि वहाँ पे और ये बढ़ती चली आ रही है, और यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो अभी सारे ढूंढ नहीं पाए हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या करा, एक स्टैटिकल कंपैरिजन किया ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रीजनस ऑफ एन एग्जॉस्टली स्टडी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स पे देखा गया कि कितने इंसेक्ट्स बचे हैं अभी भी।
and extrapolate this ratio of other groups of animal and plants to come up with a gross estimated total number of species on earth. तो हमने क्या करा, some extreme estimates range from 20 से 50 मिलियन, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली, तो मतलब क्या बोला, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि अभी 20 से 50 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर करना बाकी है, पर या इसने बोला या बोला होगा 20 से 50 मिलियन स्पीशीज़ है, पर रॉबर्ट मे ने क्या बोला, रॉबर्ट मे ने बोला सिर्फ 7 मिलियन स्पीशीज़ ही है। प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट और 7 मिलियन बची हैं, मतलब 7 मिलियन है ये बोला, टोटल बताई 7 मिलियन स्पीशीज टोटल बताई है इसने, ठीक है ना। अरे चखते जमाना चाहता बाबा दी गवेरी सी ना सारदा बाबा इतला, तो लार्ज प्रोपोर्शन आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिकल में और स्पीशीज इन्वेंटरी कंप्लीटेड टेम्परेट में, ये ध्यान रखियो। फिर आता है यहाँ पे, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंट अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज। तो मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड है मैमल्स के अंदर, जैसे कि अर्थ के अंदर 100% मान के चल, अर्थ का 100% है, उस 100% में 70% क्या है, एनिमल्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई भी है, ब्रायोफाइट्स भी है, जिम्नो भी है, एनजीओ भी है। मतलब एल्गी ब्रायो टेरिडो नहीं है, जिम्नो है, एनजीओ है, टेरिडो का मतलब फंजाई है। तो क्या बोल रहा है, मोर ऑल द, तो क्या बोल रहा है, ये सब कंप्राइज करती है, वाइल्ड प्लांट्स कंप्राइजेज नो मोर देन 22%, ये क्या है, प्लांट्स 22% है, और 70% इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मतलब 70% एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में भी 70% कौन है, मोस्टली क्या है, इंसेक्ट्स हैं। तो अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिचेज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स मेकिंग मोर देन 70%, मतलब एनिमल्स के अंदर भी कौन है, इंसेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा ऑफ टोटल। दैट मीन्स आउट एवरी 10 एनिमल्स के अंदर, प्लेनेट के अंदर 10 आर इंसेक्ट्स ही हैं। अगेन हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस इमोर्टल डायमेंशन, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स या वर्टिब्रेट्स। मतलब फिशेज क्या है, फंजाई क्या है, फंजाई मोर देन, फंजाई ज़्यादा है मोर देन ऑल वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल से, और फंजाई कम है एंजियोस्पर्म्स में, ये डायग्राम में दे रखा है, और इन सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो फंजाई ज़्यादा है इन सबसे और फंजाई कम है एंजियोस्पर्म से। अगर हम डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम है इन्वर्टिब्रेट्स का, और सीधे सीधे पाई चार्ट बना के दे देता है और बताना पड़ता है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो रट ले इसको पूरा, इन्वर्टिब्रेट्स का है, ये वर्टिब्रेट्स का, और ये प्लांट्स का है। ऐसे याद कैसे करेंगे, सबसे ज़्यादा देख 70%, तो हमें बता ही रखा है कि 70% क्या है, एनिमल्स हैं, और उसमें भी कौन है, इंसेक्ट्स हैं। तो ये कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होगा इसके अंदर। फिर अदर एनिमल्स ग्रुप हो गए, ठीक है। फिर कौन हो गया, एमसी हो गया, एमसी स्टैन, मोलस्का और क्रस्टेशियंस, ये मोलस्का हो गया, क्रस्टेशियन यहाँ पे आ गया। तो एमसीओ से ध्यान रख लियो कि ये एमसी का डायग्राम है, सी का डायग्राम है। फिर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स का हमने याद रखा है, एफबी राम मतलब फेसबुक राम चला रहा मतलब सबसे ज़्यादा फिशेज हो गई, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, फिर मैमल्स, एफबी राम। फिर प्लांट्स को हमने कैसे याद रखा है, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा तो एंजियोस्पर्म हो गए, फिर फंजाई हो गई, ध्यान रखिए। फिर फंजाई के बाद कैसे याद रखेंगे, अ मोस्ट फेमस लाइकन, मतलब एल्गी, मॉसेस, फर्न्स एंड अलील्स और लाइकन्स। और अलील्स का मतलब होता है, मतलब मिलती जुलती प्लांट से, प्लांट या फर्न से मिलती जुलती है, ठीक है। लाइकन सबसे कम है, ध्यान रखियो, ठीक है ना, लाइकन सबसे कम है। फिर क्या बोल रहा है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। और इन सब ने क्या करा है, प्रोकैरियोट्स को कोई जगह नहीं दिया है, और प्रोकैरियोट्स को क्या इकोलॉजिकल पिरामिड्स में भी जगह नहीं मिली थी, और प्रोकैरियोट्स को यहाँ भी जगह नहीं मिली है, बिकॉज बायोलॉजिकल्स आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीशीज देयर माइट बी। क्योंकि क्या पता है, बायोलॉजिकल्स को पता नहीं है कि प्रोकैरियोट्स की कितनी स्पीशीज़ है, अभी तक उन्हें गिनी नहीं है, और वही बहुत छोटी होती दिखती नहीं है। द प्रॉब्लम क्या है, इसकी 3 प्रॉब्लम बताई गई हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं लिया। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मैनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। सेकेंड है, मतलब बोल रहा है कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल। क्या बोला, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल, मतलब क्या है, हम गिन नहीं सकते हैं कि कितनी है, समझ रहे हैं ना। तो हम एक एक करके गिन नहीं सकते हैं बैक्टीरिया को, तो मुश्किल पड़ता है। और क्या बोल रहे हैं, हम उससे कल्चर भी, अगर हम कल्चर भी करेंगे ना उसको एक एक को, तो वो भी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और बोल रहा है बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलीटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप देन द डाइवर्सिटी रन इनटू मिलियंस। अगर मान के चल एक की जीन में अलग आ गया, एक ही जीन अलग,
और बिलियन जीन होती हैं। तो अगर एक की जीन दिखने में सेम होंगे पर उसकी जीन में डिफरेंट होगा तो वो हो जाएंगी, और उसको भी गिनेगा तो क्या जाएगी, मिलियंस में चली जाएगी वो। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। अब हम पढ़ते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी, और ये भी हमें ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, हमें ध्यान रखना है। इंडिया क्या है, इंडिया में वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, ध्यान रखियो। और ये शेयर करता है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी है, कितनी है, 2 इंटू 4 करेगा, 2.4 करेगा तो 8 आएगा, और 8.1 मान ले तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी कितनी है इंडिया के अंदर, 8.1 है, और लैंड एरिया 2.4 है। अब स्पीशीज की डाइवर्सिटी पूरे 8% तो इंडिया में ही आ गई, तो क्या हुआ, इसने क्या करा, मेक्स आर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी क्या है, हमारी कंट्री 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड में आती है, ठीक है। और इंडिया के अंदर क्या है, ये भी ध्यान रखना है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। नियरली 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की है, और ट्वाइस एट मैनी ऑफ एनिमल्स, मतलब 45,000 इसकी है तो 90,000 एनिमल्स की है बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। मतलब 45,000 प्लांट इंडिया में मिलते हैं, 90,000 एनिमल मिलते हैं इंडिया में। और हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्स वी, अगर हम एक्सेप्ट करें रॉबर्ट में ग्लोबल एस्टिमेट्स ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। मतलब 7 मिलियन का 22%, मतलब 1.7 मिलियन आएगा, वो ही हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, वही बोल रहा है। और ये 22% ध्यान रखना है, रॉबर्ट में ने 22% बोल रखा है कि हम 22% ही हमने रिकॉर्ड कर रखा है, मतलब 1.7 मिलियन डिस्कवर्ड है। वो कितना होता है, 7 मिलियन का 22% होता है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, अप्लाइंग दिस पोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी, अगर हम ये प्रपोर्शन हम इंडिया डाइवर्सिटी में अप्लाई करें तो 1 लाख स्पीशीज़ प्लांट की और 3 लाख स्पीशीज़ एनिमल की अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। डिस्कवर कितनी है, 45,000 प्लांट की है और 90,000 एनिमल की है। प्लांट की कितनी बची हैं, 1 लाख बची हैं डिस्कवर करना, और 3 लाख से ज़्यादा किसी बची हैं एनिमल्स की डिस्कवर करना भी, ठीक है ना। फिर आता है हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 2 चीज़ आती हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के अंदर क्या आता है, अभी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या होता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या होता है, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो आर रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक ही जगह पे प्लांट और एनिमल सारे नहीं है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पे बटे हुए हैं, ना कि कन्फर्म है, नॉट यूनिफॉर्म है। फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। अब और ये वर्ड लाइन ध्यान रखनी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है अगर हम मूव करेंगे इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, या मूव करेंगे हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड, या इक्वेटर से पोल पे आएंगे तो क्या करेगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी घटेगी। फिर क्या बोल रहा है, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिकल रीजन, जो लैटिट्यूडनल रेंज है उसकी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूडनल की रेंज है। और ट्रॉपिकल रीजन हार्बर करती है मोर स्पीशीज एंड टेम्परेट और पोलर एरियाज, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होती है, ज़्यादा क्या होती है, मोर स्पीशीज होती है। जिसमें क्या आता है, एग्जांपल दे रखा है कोलंबिया का, और कोलंबिया क्या होती है, लोकेटेड नियर इक्वेटर। इंडिया भी आती है पर इंडिया से और ज़्यादा कोलंबिया इक्वेटर पे आती है। और कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर में क्या होता है, 1400 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, वाइल न्यूयॉर्क के पास कितनी है, 41 डिग्री नॉर्थ पे मिलता है, 105 स्पीशीज़ है। ग्रीनलैंड पे कितनी है, 56 हैं, वो 71 डिग्री नॉर्थ में मिलता है, ये 41 डिग्री नॉर्थ में मिलता है। ये 41 या 71 है, 41 या 71। और इंडिया मच ऑफ इट्स लैंड एरिया है इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, इसलिए मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की हमारे यहाँ पर है। अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज़ अप 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज ऑफ फॉरेस्ट। मतलब वेस्कुलर प्लांट्स मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लोएम जाइलम होता है। तो इक्वाडोर एक बता रखा है, इक्वाडोर क्या आता है, एक फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में, ये क्या है, इक्वेटर के पास है इक्वाडोर। उसमें के पास क्या है, 10 टाइम्स मैनी स्पीशीज प्रेजेंट्स हैं ऑफ प्लांट ये क्या बोल रहा है, वेस्कुलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन। इक्वेटर एक ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है जिसमें मोर देन 10 टाइम्स मैनी स्पीशीज हैं प्लांट्स की, अगर हम कंपेयर करें टेम्परेट रीजन से, लाइक द मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए से।
अ लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, मतलब नॉर्थ साउथ, नीचे वाले में है, नीचे वाले में है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। कहाँ पे है? नीचे वाले में है। कहाँ पे है? नीचे वाले में है। तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? अमेजोन की है। ट्रॉपिकल से भी ज़्यादा अमेजोन की है। और इसके ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, 3,000 फिशेज, 3300 बर्ड, 1300 बर्ड, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियन। और एम्फीबियन और मैमल का सेम है, ध्यान रखियो, एम्फीबियन और मैमल का सेम है। और 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स। तो हमें इसका ऑर्डर याद रखना है। इसका ऑर्डर कैसे याद रखेंगे हम? इसका ऑर्डर है, हमें पता है सबसे ज़्यादा तो कौन होता है? इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिर फॉरेस्ट होता है, ये तो हमें पता ही है। फिर हमें कैसे रखना है? एफ बी राम था ना, तो एफ बी राम का राम हटाकर आर हटा के आर को पीछे डाल दे, तो फिश, बर्ड, एम्फीबियन, मैमल, रेप्टाइल। तो रेप्टाइल सबसे ज़्यादा लीस्ट है अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर, और इसके नंबर यहाँ लिख रखे हैं मैंने, वहाँ नहीं लिखे। फिर क्या बोल रहा है? साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट, और हाँ ये लाइन ध्यान रखनी है कि 2 मिलियन इंसेक्ट्स की स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन अमेजोन फॉरेस्ट। अभी भी 2 मिलियन स्पीशीज बाकी है डिस्कवर्ड करना अमेजोन फॉरेस्ट में, वर्ड ध्यान रखियो। फिर बोल रहा है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है इक्वेटर पे, तो सनलाइट जहाँ मिलेगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो ट्रॉपिक्स हैव अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों है? तो इसका आंसर हम 3 उसमें देते हैं। एक और तीनों एग्जाम्पल याद होना चाहिए आंसर। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस, सम इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब क्या बोल रहा है? स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पेसिएशन इज अ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान रखियो। अनलाइक टेम्परेट रीजन लाइक सजेस्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द प्लांट पास्ट, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus have a long evolutionary time for species diversification। मतलब टेम्परेट्स में क्या होते हैं? टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन में क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं। तो ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, तो क्या ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो सारा क्या होता है? डाइवर्सिटी खराब जाती है। पर ऐसा ट्रॉपिकल में नहीं होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल में क्या होता है? ट्रॉपिकल में वो सालों तक की रहते हैं, अनडिस्टर्बड रहते हैं, कोई भी ग्लेशियर ड्रॉट वगैरह कुछ नहीं होता है, इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या बोल रहा है? दूसरा रीज़न बोल रहा है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन्स पे क्या होता है? सीज़न कम मिलते हैं, 4 ही सीज़न होते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, समर, वुड वाला, पता है ना? तो 4 ही सीजन होते हैं, जबकि टेम्परेट्स में और भी ज़्यादा सीजन होते हैं। तो क्या होता है? ट्रॉपिकल्स पे सीजन कम होते हैं रिलेटिवली, इसलिए क्या होता है? कॉन्स्टेंट रहता है, मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट बना रहता है, प्रमोट करता है नीच स्पेशलाइजेशन एंड लीड करता है ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ध्यान रखियो, क्या करता है? कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट बना रहता है और प्रमोट करता है, मतलब क्या करता है? नीच स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। सो देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater species diversity। क्या बोल रहा है? मोर सोलर एनर्जी अगर अवेलेबल होगी ट्रॉपिक्स रीजन में, जो कंट्रीब्यूट करती है हायर प्रोडक्टिविटी, जो टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। मतलब वही बात है, अगर ट्रॉपिक्स के पास क्या होता है? इक्वेटर के पास सैलेंडर ज़्यादा पड़ती है, सैलेंडर ज़्यादा पड़ती है तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो 3 रीजन बता दिए मैंने। टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? ट्रॉपिकल में सीजन कम होते हैं, इसलिए क्या होता है? कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट बना रहता है, तो वो प्रमोट करता है नीच स्पेशलाइजेशन को। और मोर सोलर एनर्जी मिलती है ट्रॉपिकल रीजन पे, तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। और स्पेसिएशन एक फंक्शन होता है टाइम का, जिसमें क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? रिमेनली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर टू टेक लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। फिर आता है तेरा सेकंड, आता है तेरा लैटिट्यूड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिलेशन ड्यूरिंग दिस पियोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल्स। द ग्रेटर साउथ अमेरिका जंगल में सबसे पहले कौन गया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट गया था।
द ग्रेटर जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। क्या था? जर्मन का नेचुरलिस्ट भी था और जियोग्राफर भी था, दोनों था, ध्यान रखियो, मैं फंस गया था इस क्वेश्चन में। साउथ अमेरिका के जंगल में सबसे पहले कौन गया था? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट गया। जर्मन नेचुरलिस्ट और जर्मन जियोग्राफर दोनों था। इसने ऑब्जर्व करा कि स्पीशीज रिचनेस, और ये डायरेक्ट लाइन आती है, 2 बार एनसीईआरटी वैगी में आ चुकी है डायरेक्ट लाइन, कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज करती है, हैव इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट। मतलब स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज करेगी, स्पीशीज बढ़ेंगी अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, बट ओनली अप टू लिमिट। मतलब मान के चल देख, जैसे कि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 100 स्पीशीज मिली है, फिर 2 किलोमीटर में देखिएगा तो कितनी मिलेंगी? 200 मिलेंगी। फिर 3 किलोमीटर में देखिएगा 300 मिलेंगी। पर फिर 400 में देखिएगा तो 400 नहीं मिलेंगी, 350 मिलेंगी, क्योंकि फिर क्या जाएंगी? कम कम जाएगी ना यार। अबे पूरा हर स्क्वायर फीट में हर एक बंदा थोड़ा खड़ा हुआ है, तो कम होंगी ना, तो कुछ लिमिट एक तो ही बढ़ेंगी। उसके नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है कि नंबर बढ़ेगा, किलोमीटर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज बढ़ती रहेंगी। समझ रहा है? तो क्या होती है ये? स्पीशीज एरिया इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया आर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा। ठीक है ना? अच्छा, ये रहा लिखी हुई है। इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड्स एंड बैट्स फ्रेश वाटर फिशेज टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन सब के लिए क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स के लिए। और इसका बनाए हम देख, ये 2 ग्राफ दे रखे हैं, उससे मैं बताता हूँ। ऑन आ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। 2 ग्राफ हैं देख, एक है रेक्टेंगल हाइपरबोला का ये वाला, और एक ही तरह स्पीशीज सॉरी ये स्ट्रेट लाइन वाला। ये कौन सा होता है? लॉगरिथमिक स्केल की बात करेगा तो हमें बताना पड़ेगा स्पीशीज एयर रिलेशनशिप में बोलेगा लॉगरिथमिक लॉग स्केल कौन सा है, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। पर अगर बोलेगा रेक्टेंगल हाइपरबोला तो वो ये वाला इक्वेशन का होगा। ये S इजिकल टू सी ए जेड इक्वेशन का कौन सा हो जाएगा? S इजिकल टू सी ए जेड इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है, रेक्टेंगल हाइपरबोला, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और लॉगरिथमिक स्केल लॉग स्केल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लॉग S इजिकल टू लॉग C लॉग Z A। देख ये S है तो S का देख SC अभी स्क्वायर, तो S का लॉग S हो गया, इसका लॉग ले ले तो लॉग S लॉग C और Z को बाहर निकालेगा, Z लॉग A हो गया। ठीक है ना? और इसका अगर तू ग्राफ बनाएगा y इक्वल टू mx से तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो लॉग का स्केल स्ट्रेट लाइन है, और इसका एस सी ए वाले का z का ग्राफ ये है तेरा रेक्टेंगल हाइपरबोला, जिसमें क्या होता है तेरा, इसमें s का रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज रिचनेस को। s मतलब स्पीशीज रिचनेस, a मतलब एरिया, और a का रिप्रेजेंट करता है एरिया, और z रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये ध्यान रखना है कि z का उल्टा मिरर इमेज, s स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, और जिसमें c या y रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट। ठीक है ना? अब ये बोल रहा है इकोलॉजिस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z जनरली लाई करती है 0.1 से 0.2 रिगार्डलेस, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करती है टेक्सोनॉमिक ग्रुप पे और डिफरेंट रीजन्स पे। मतलब वैल्यू ऑफ z नॉट डिपेंड ऑन टेक्सोनॉमिक ग्रुप और डिफरेंट रीजन्स पर। ठीक है ना? वेदर अगर हम देखा जाए उसको देखिएगा 0.1 से 0.2 वैल्यू कहाँ मिलती है? वो मिलती है प्लांट्स इन ब्रिटेन में, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया में, और मोलास्का इन यूनिफॉर्म न्यूयॉर्क में। ये हो गया तेरा MN, ये हो गया तेरा BC, ये हो गया तेरा PB। ठीक है ना? ध्यान रखियो, ये इनके अंदर 0.1 से 0.2 जेड की वैल्यू मिलती है। और द स्लोप ऑफ द रिक्वेशन क्या होता है? इनमें क्या होता है? सिमिलर होता है, मतलब जेड क्या होता है इनके अंदर? सिमिलर ही होता है इन तीनों के स्टेट्स के अंदर। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स इन अ वेरी लार्ज एरिया में, अगर तू बहुत लार्ज एरिया में देखेगा तो स्पीशीज का लेवल बढ़ जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ग्राफ हो जाएगा स्टीपर हो जाएगा, मतलब स्टीपर मतलब खड़ा हो जाएगा ग्राफ, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 से लेके 1.2। ठीक है? और इसका एग्जांपल है फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ द इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15, मतलब इसके बीच में तो आ रहा है 1.2 के अंदर तो 1.15 आता है। तो इसका एग्जांपल कौन सा जाएगा? फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, और इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? ये प्लांट इन ब्रिटेन, मोलस्का, और बर्ड इन कैलिफोर्निया वाला। ठीक है ना? और ग्राफ क्या होता है? स्टीपर होता है। ग्राफ क्या होता है? स्टीपर होता है, मतलब खड़ा होता है। और फिर बोलते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी क्या है?
तो डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम? हाँ भाई, यस भाई, स्पीशीज तो भाई हर एक मायने रखती है, हमें क्या पता कौन सी मायने रख रही है, रख रही। तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बी एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर, बट फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट ने बिलीव करा कि कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीशीज, मतलब मोर स्पीशीज होंगी तो मोर स्टेबल कम्युनिटी बनेगी। बट एग्जैक्टली आंसर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और इस ये 3 आंसर देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी या स्टेबल कम्युनिटी का 3 एग्जाम्पल होते हैं। स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या बोला मैंने? स्टेबल कम्युनिटी नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। और सेकंड आंसर देती है, हाँ ये ध्यान रखिए कि स्टेबल कम्युनिटी, ये क्या बोल रहा है कि स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब स्टेबल कम्युनिटी इतना वेरिएशन शो नहीं करती है प्रोडक्टिविटी में हर साल, समझ रहे ना। और इधर रेजिस्टेंस होती है या रेजिलेंट होती है, एक ही बात है, टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज नेचुरल और मैन मेड। या तो डिस्टर्बेंसेज नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं, उसके लिए रेजिस्टेंस होती है स्टेबल कम्युनिटी। अगर कोई भी नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस आता है, मतलब ड्रॉट आता है या फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है, तो उसके लिए स्टेबल कम्युनिटी रेजिस्टेंस है। और बोल रहा है, और वो ऑल्सो रेजिस्टेंस है ऑन इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, मतलब अगर एलियन स्पीशीज बाहर से आती है तो उससे भी रेजिस्टेंस है स्टेबल कम्युनिटी। ये 3 आंसर होते हैं, इसके ध्यान रखने हैं। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। और ये तीनों क्या है? एक एट्रीब्यूट्स हैं और ये लिंक है स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। फिर बोल रहा है, बट डेविड टिलमैन ने कहा यार, डेविड टिलमैन ने क्या करा? डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट करा यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, ना कि इंडोर प्लॉट्स, ध्यान रखियो। आउटडोर प्लॉट्स करा और इसने प्रोवाइड करा सम टेंटेटिव आंसर। इसने 2 आंसर दिए और 2 के आंसर रटे होने चाहिए। टिलमैन ने फाउंड करा प्लॉट विद मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। मतलब अगर हम प्लॉट करेंगे मोर स्पीशीज का तो वो क्या करती है? शो करती है लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। He also showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. He also showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. He also showed that in his experiment, increased diversity, अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो वो हायर प्रोडक्टिविटी भी शो करेगी, वो तो सही बात है। बट प्लॉट विद मोर स्पीशीज शो करेगी लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, ये ध्यान रखियो। फिर आता है तेरा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, किसने दी थी? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच ने दी थी। ये रिवेट मतलब क्या होता है? रिवेट मतलब स्मॉल पार्ट, पॉपर मतलब चोरी करना, हाइपोथेसिस दी थी। इसमें क्या करा इसने बोला इन एयरप्लेन को बोला इकोसिस्टम, एयरप्लेन को बोला क्या इसने? इकोसिस्टम। रिवेट को बोला स्पीशीज और लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन विंग्स को बोला गया की स्पीशीज। और जो भी बोला गया है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लियो। इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पॉइंट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, मतलब स्पीशीज, रिवेट्स मतलब स्पीशीज। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम causing species to be extinct. It may not affect flight safety, proper functioning initially, but as more or more rivets are removed, the plants become dangerously weak over a period of time. अगर तुम छोटा छोटा पार्ट ले जाओगे तो वो इनिशियली डैमेज नहीं होगा, इनिशियली प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, बट अगर तुम धीरे धीरे मोर एंड मोर रिमूव करोगे तो वो क्या जाएगा, प्लेन इन डेंजर में आ जाएगा। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव मे ऑल्सो भी क्रिटिकल। अब वो कौन सा रिवेट निकाल रहा है वो भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। फिर ये लाइन रखनी है, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स को क्या बोला गया है, की स्पीशीज बोला है। अगर तुम एरोप्लेन की विंग्स ही निकाल दोगे तो प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा और प्लेन क्या जाएगा, इन डेंजर में आ जाएगा। दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन अ लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन। अगर लॉस ऑफ रिवेट्स, अगर तुम विंग्स नहीं निकाल दोगे जो कि की स्पीच होती है, वो मोर इफेक्ट होगी, मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। अगर तुम लॉस देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑफ द सीट्स, अगर तुम सीट्स निकाल लो या विंडो निकाल लो, उससे ज़्यादा
विंग विंग निकाल लोगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। अभी क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब लॉस हो चुका है बायोडाइवर्सिटी में, मतलब व्हाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी स्पीशीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन होता है न्यू स्पीशीज का ऐड होना। मतलब क्या होता है, क्या होता है तेरा? स्पेसिएशन होता है तेरा न्यू स्पीशीज का ऐड होना इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीशीज। देयर इज नो डाउट अबाउट द कॉन्टिनेटिंग लॉसेज द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ प्लैनेट है डिक्लाइन रैपिडली एंड। फिर क्या बोल रहा था, कॉलोनाइजेशन हुआ था of tropical Pacific islands by humans is said to have led to extinction of more than 2000 species of native bird। क्या बोला मैंने? The colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have led to extinction of more than 2000 species of native birds। जब ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड का कॉलोनाइजेशन हुआ था तो 2000 बर्ड्स का क्या हुआ था? एक्सटिंक्शन हो चुका था, ये ध्यान रखियो। जब IUCN रेड डाटा लिस्ट, ये कौन सी है रेड डाटा लिस्ट जो है ना, ये वाली है। रेड डाटा लिस्ट कौन सा है? ये डोडो, मोरेशियस, कागा, स्टिलर्सी कागा, रशिया वाली, बाली, जवन, कैस्पियन, सब टाइगर स्पीशीज, ये सब क्या है? रेड डाटा लिस्ट के अंदर आती है। रेड डाटा लिस्ट क्या होता है? रेड डाटा लिस्ट बताता है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज के बारे में जो एक्सटेंट हो चुकी है। वो कौन बताता है? वो रेड डाटा लिस्ट बताती है कि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज कौन बताता है तेरा? एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज कौन बताता है? रेड डाटा लिस्ट बताती है। तो IUCN में रेड लिस्ट दी थी 2004 में। डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज एक्सटेंट हुई थी, जिसमें 338 वर्टिब्रेट से, 359 इनवर्टिब्रेट से, और ये बोर्ड में भी आया था 359 इनवर्टिब्रेट से, 87 प्लांट से इन लास्ट 500 ईयर्स के अंदर। उसके सम एग्जाम्पल हैं रिसेंट एक्सटेंशन के, जो डोडो है मॉरिशस का, कोआगा है अफ्रीका का, थैलासीन है ऑस्ट्रेलिया का, स्टिलर सिकावा रशिया की, और 3 सब स्पीशीज हैं बली, जवान, कैस्पियन ऑफ टाइगर की। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। 784 स्पीशीज एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसमें 87 प्लांट से, 338 वर्टिब्रेट से, 359 इनवर्टिब्रेट से। इसमें डोडो मॉरिशस का था, क्वाका में ए आ रहा है, मतलब अफ्रीका का ए आ रहा है, थैलासीन में टी और ए आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में टी और ए आ रहा है, और टी और किसी में नहीं है। स्टिलरसिकाओ में एस आ रहा है, एस इसमें आ रहा है, और 3 सब स्पीशीज थी, बली, जवान, कैस्पियन। बली दी जवान ने, कैस्पियन में। फिर क्या बोल रहा है? लास्ट 20 ईयर्स के अंदर विटनेसेस डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज। मतलब जैसे कि मैं कितने साल का, 18 साल का हूँ ना, तो मान के चल 2003 से लेके 2024 तक, 2023 तक 27 स्पीशीज डिसअपियर हो चुकी है। मतलब लास्ट 20 ईयर्स के अंदर 27 स्पीशीज गायब हो चुकी हैं। फिर बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है? एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। मतलब एम्फीबियन का क्या है? मोर वनरेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए, मतलब मोर वनरेबल होते हैं। एडिंग टू द ग्रीम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। क्या बोला मैंने? 15,500 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइड फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। क्या बोला? 15,500 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। ठीक है ना? क्या बोला उसने कि 15 से बोला, क्या बोला इसने? 15,500 स्पीशीज थ्रेटन टू एक्सटिंक्शन है, थ्रेट टू एक्सटिंक्शन है। फेस कर रही है, थ्रेट मतलब फेसिंग कर रही है, अभी हुई नहीं है, फेस कर रही है। उसमें से प्रेजेंटली 12% ऑफ बर्ड स्पीशीज है, 23% एनिमल्स हैं, और 32% एम्फीबियन है, और 31% जिम्नोस्पर्म है जो फेस कर रहे हैं थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, और टोटल मिला के कितनी बनती है? 15 स्पीशीज, और जिसमें एम्फीबियन मोर वनरेबल है, क्योंकि एम्फीबियन का 32% है और जिम्नोस्पर्म का 31 है। तो मोर वनरेबल कौन है? एम्फीबियन है, और जिम्नोस्पर्म तो खत्म होने वाले हैं, बस थोड़े बचे हैं। तो जिम्नोस्पर्म का इसके बाद आता है। फिर आता है तेरा बर्ड का, फिर आता है मैमल का, फिर आता है बर्ड का। इसको याद कैसे करना है? ये टिक लिखी हुई है। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स, अगर हमने फॉसिल रिकॉर्ड्स देखे, वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज लाइक द वन वी आर करेंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपन अर्लियर इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द स्कीन ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन ईयर्स पहले सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब 3 बिलियन ईयर साल पहले क्या हुआ था? जब लाइफ नहीं थी अर्थ पे, तो तब लाइफ आने से पहले ही अर्थ पे क्या हुआ था? 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका था। 5 एपिसोड हो चुके थे मास एक्सटिंक्शन के और स्पीशीज के।
हाउएवर 6 एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस में है, चल रहा है 6 एक्सटेंशन, और डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, क्योंकि डिफरेंस क्या है इसके बीच में कि करंट इन दोनों प्रीवियस वाला और 5 एपिसोड, और इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स एस्टिमेटेड टू बी 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है पिछले वाले से। और अगर ऐसा ही चलता रहा, और ये क्यों किसकी वजह से हो रहा है, 6th प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आर एक्टिविटीज, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट। और इकोलॉजिस्ट वार्न करते हैं दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ये 100 से 1000 टाइम्स फास्टर चलता रहा तो नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। नेक्स्ट 100 ईयर्स में हाफ स्पीशीज 50% स्पीशीज गायब हो जाएंगी, ये बोलता है। फिर क्या बोल रहा है, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 3 रीजन है। क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन्स में लीड टू अ डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी तो क्या क्या होगा, डिक्लाइन होगा प्लांट प्रोडक्शन में, सही बात है। लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्टिबुलेशन, मतलब जैसे कि ड्रॉट, मतलब ड्रॉट से तुम कम रेजिस्टेंस रह पाओगे, ड्रॉट ज़्यादा आएंगे। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ड्रॉट ज़्यादा आएंगे ना, तो उससे तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो जाएगा वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। इंक्रीज वेरिएबिलिटी, इनकी क्या हो जाएगी, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स और वाटर यूज और प्लांट प्रोडक्टिविटी का, इनकी क्या जाएगी, वेरिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ऐसे कुछ बोल रहा है, समझ लीजिए उसको। फिर बोल रहा है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या है, द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रखा है। देयर आर 4 मेजर कॉजेज हैं, जिसे बोलते हैं हम ईवल क्वार्टेट इज अ सॉब्रिक्वेंट यूज टू डिस्क्राइब दैम। 4 ईवल क्वार्टेट है, मतलब 4 शैतानी रीजन है। कौन कौन से, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन की वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, और ये कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ये ध्यान रखना है कि ये चारों की चारों बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के रीजन्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब तुम सबसे मेन रीजन है कि पेड़ ही काट दोगे तो डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि तुम पेड़ मत काटो। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है इसका, हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आता है। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सर्फेस एरिया, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। जो रेन फॉरेस्ट पहले कवर करती थी 14% ऑफ अर्थ लैंड सर्फेस एरिया, रेन फॉरेस्ट मतलब पेड़ जंगल वाले पेड़ जंगल वाले, अब वो कवर करते हैं नो मोर 6% से भी कम अब कवर करते हैं। They are being destroyed fast. By the time you finishing reading this chapter, thousands of more hectares of rainforest would have been lost. The Amazon rainforest is so huge that is called lungs of planet बोलते हैं Amazon forest को, जो हार्बर करता है probably million of species is being cut and clear for cultivating। क्यों Amazon rainforest को काटा जा रहा है, क्योंकि हमें सोयाबीन उगानी है, सोयाबीन, और यह कन्वर्जन करना है ग्रासलैंड्स में, हमें खाली मैदान बनाने हैं जिसमें हम रह सकें, मकान बना सकें, और फॉर रेजिंग बीफ कैटल, हमें बीफ का खाना चारा बना सकें, इसलिए हम अमेजोन फॉरेस्ट काट रहे हैं। बहुत बढ़िया। बिसाइड्स टोटल लॉस, इसके इन लॉस के अलावा द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटाट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटाट्स बाय पोल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। When large habitats are broken up into smaller fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory birds are badly affected, leading to population declines. इसमें क्या होता है, हैबिटाट्स के अंदर क्या होता है, ब्रोकन्स क्या होता है, व्हेन लार्ज हैबिटाट होता है, पूरा ग्राउंड होता है, उसको ब्रोक करते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, जिससे क्या होता है, मैमल्स और बर्ड क्या होती हैं, माइग्रेशन में इफेक्ट होता है, मतलब वो अब रह नहीं पाती हैं, अगर तुम काट दोगे तो उस पर रह नहीं जाएंगी, तो उनमें क्या होता है, बर्ड्स और मैमल्स को क्या होता है, बैडली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, दूसरा आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट नीड टर्न्स हो जाती है ग्रीड में। तुम्हें नेचर से फूड और शेल्टर तो चाहिए, पर तुम सोच रहे हो कि सारी आज ही कमाई कर लेता हूँ, सारे पेड़ आज ही काट के बेच देता हूँ, तो नीड्स टर्न हो जाती है ग्रीड में, मतलब ज़रूरत लालच में बदल जाता है कि सारी कमाई आज ही कर लेता हूँ।
जिससे क्या होता है, लीड करता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं नेचर के फॉरेस्ट को ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी हैं इन द लास्ट 500 ईयर में। उसके एग्जाम्पल हैं स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन। पीपी क्या हुआ है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस की वजह से क्या हुआ है, एक्सटेंट हो चुका है पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काउ। प्रेजेंटली मैनी मराइन फिशेज population around the world are over harvested, endangering the continued existence for some commercially important species। अब क्या हो रहा है, तालाब के पास क्या होता है, जो मेराइन फिशेज होती हैं उससे क्या कर रहे हैं, ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, सारी डेली बहुत सारी पकड़ रहे हैं, जिससे क्या जाएंगी, वो सारी क्या जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी। वो सोच रहे हैं सारी कमाई आज ही कर लेते हैं, ये नहीं कि 10-15 छोड़ दें कि रिप्रोड्यूस करके दोबारा बना ले, नहीं, आज ही सारी कमाई करनी है, तो सारी फिर आ जाएंगी वो जो कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो क्या जाएंगी, इंडेंजर में आ चुकी हैं। अगर ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अगर ये कंटिन्यू रहा तो एग्जिस्ट कर जाएंगे, एग्जिस्टेंस हो जाएगा उसका, खत्म हो जाएंगी। फिर थर्ड आता है हमारा एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, या बायोलॉजिकल इन्वेजन भी बोलते हैं, जो समरी में लिखा हुआ है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है, व्हेन एलियन स्पीशीज मतलब बाहर से स्पीशीज इंट्रोड्यूस करते हैं अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर वट एवर पर्पस, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, जो क्या हो जाती हैं, इन्वेजिव हो जाती हैं, खतरनाक हो जाती हैं और कॉज कर देती हैं डिक्लाइन या एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज। इंडिजीनियस मतलब होता है इंडियन की स्पीशीज। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक नील पर्च थी जिसे इंट्रोड्यूस करा था लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका के अंदर, जिसने लेड इवेंचुअली एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेंस ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचिलिड फिश इन द लेक में। नील पर्च ने जब लेक विक्टोरिया में डाला गया तो उसने 200 स्पीशीज चिचिलिड फिश की खा ली, उन्हें एक्सटेंड कर दिया। और ऐसे ही हमने सुना हुआ है केस, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज एंड थ्रेट पोज टू नेटिव स्पीशीज लाइक इन्वेजिव वीड स्पीशीज। कौन कौन सी है, इन्वेजिव वीड स्पीशीज लाइक कैरेट ग्रास, जिसे बोलते हैं पार्थिनियम, वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया, और एक और है, दो तो हो गई, एक और है लेंटाना। लेंटाना वीड है, ये भी ध्यान रखना है। लेंटाना ये क्या होती है, ये भी एक इन्वेजिव वीड स्पीशीज है। इन्हें भी हम लाए थे तो ये हमारी क्या हुई थी, घातक हुई थी, हार्म कर रही थी। फिर द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ था, इलीगल नहीं था, इलीगल इंट्रोडक्शन करा गया था अफ्रीकन कैटफिश का, जिसका नाम है क्लेरियस गैरगीपिनस, फॉर एक्वाकल्चर पर्पस के लिए। इस पोजिंग इसने थ्रेट पहुंचा दिया इंडिजीनियस कैटफिश को। अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन बिल्ली मछली ने इंडियन बिल्ली मछली को खा लिया था। फिर आता है कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है, व्हेन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म, अगर यकर एंड ग्रोथ प्लांट एंड मॉथ, इफ वन एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है। और क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म होता है, अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो पैरासाइट कहाँ रहेगा, एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट कहाँ रहेंगे, फिर अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर उसका भी अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो को एक्सटिंक्शन हो जाएगा, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट एंड ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। व्हेन अ होस्ट स्पीशीज become extinct, its unique assemblance of parasites also meet the same fate. Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one wave leads to extinction of other. फिर क्या बोल रहा है ये, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब हाउ वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए। अच्छा क्यों करनी चाहिए, बताता हूँ क्यों करनी चाहिए। रीजन्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी 3 रीजन हैं, 3 कैटेगरीज हैं, नैरो यूटिलियरियन, ब्रॉडली यूटिलियरियन और एथिकल। इसमें क्या होता है, नैरो यूटिलियरियन मतलब कम पढ़े लिखे लोग, छोटी सोच वाले, उन्हें बताना पड़ता है कि प्लांट की क्या फ़ायदा है, कि प्लांट हमें फ्रूट देता है, प्लांट हमें वुड देता है, प्लांट हमें मेडिसिन देता है, प्लांट हमें टैनिन देता है, प्लांट हमें रीजन देता है, प्लांट हमें परफ्यूम देता है, ये बताना पड़ता है गधों को। और ब्रॉडली डिटेल में क्या होता है, समझदार लोग, उन्हें बस थोड़ा बताना पड़ता है कि हाँ O2 मिलता है, इससे पोलिनेशन भी करता है और इसका पोलिनेशन भी करता है और प्लेजर भी देता है। तो हमें ब्रॉडली से कुछ बताना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। और एथिकल वालों को तो बताना पड़ता है, एथिकल वाले क्या होता है, एथिकल रीजन होता है। अब तो माँ की कसम चढ़ानी पड़ेगी भाई, अब तो माँ की कसम चढ़ा दे इसको, अंडी वंडी चंडी करनी पड़ेगी, अब तूने तोड़ा ना पेड़ को तो एक बस। हाँ, तो ब्रॉडली नैरेटिव में कहता है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं। नैरेटिव में डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं फ्रॉम नेचर, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टैनिन, लिवरिन, डायंस, रेजिन, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंस।
एक है मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड, एंड जो डिराइव होते हैं फ्रॉम प्लांट्स, एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। फिर नैरो यूटिलिटेरियन में ही बायो प्रोस्पेक्टिंग आता है, ध्यान रखियो। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स आर देयर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम तो बस प्लांट्स को खाने फूड की तरह खाए जा रहे हैं, पर हमें क्या पता उसके अंदर कोई जीन है जो कि हमें मेडिसिन की तरह काम आएगी, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर यूज नहीं देखते हैं इसका, तो इसे बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नेशंस। ये डेफिनेशन डायरेक्ट याद रख लियो। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। Patient endowed with biodiversity can accept to reap enormous benefit। फिर आता है broadly utilitarian argument says that biodiversity play a major role in many ecosystem services। क्या बोल रहा है कि broadly utilitarian क्या करता है, play a many major role in ecosystem services that nature provides। इसमें कौन कौन सा आता है, the fast प्रोवाइडिंग द Amazon फॉरेस्ट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। पॉलिनेशन भी कराता है प्लांट, और ये करता है एस्थेटिक प्लेजर भी देता है अगर हम वॉक करते हैं वुड्स में, ब्लूमिंग में, और वॉकिंग अ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। फिर थर्ड आता है एथिकल रीजन। एथिकल रीजन में क्या होता है एथिकल रीजन में क्या होता है, कोई प्लांट के यूज है, कोई प्लांट के यूज नहीं है, तो क्या मारते हो उन्हें, नहीं भाई, एथिकल वैल्यू है उसकी, मारेगा क्यों। तो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैड एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इट इफ मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in a good order to future generation को भेज जाए। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहाँ पे इन सिटू है, यहाँ पे एक्स सिटू है, इमेज बना रहे सारी। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो दो तरीके से कर सकते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इन सिटू को ऑन साइड ही बोलते हैं और एक्स सिटू को ऑफ साइड ही बोलते हैं। तो क्या बोल, इसमें क्या होता है, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट लेवल इज प्रोटेक्टेड। हाँ, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन में कंजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं होल इकोसिस्टम को। ये वर्ड ध्यान रख लियो, कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं होल इकोसिस्टम को। बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट। अगर हमें सेव करना है टाइगर को, पूरा एंटायर फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। इस अप्रोच को बोलते हैं इन सिटू या ऑन साइड कंजर्वेशन। और इसमें क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन में कोई अर्जेंट नीड नहीं होती है, नो अर्जेंट नीड। पर क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट इज इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड या नियर फ्यूचर में, और नीड है अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटेंशन। तो क्या करेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन करेंगे, उसको उठा लाएंगे और उठा के डाल देंगे तेरा बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में। और इन सिटू में क्या करेंगे, वहीं उससे घर बना देंगे बड़ा सा, वही पार्क बना देंगे, वही नेशनल पार्क बना देंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे, वहीं पे कंजर्व करेंगे उसको। तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन में एंडिविजम आता है, हॉटस्पॉट आता है, इन सिटू कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट आता है। तो क्या बोल रहा है, फेस विद द कंफ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन मेनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available on a global basis. This problem has been addressed by eminent conservation. They identify for maximum production certain biodiversity hotspot बनाए गए हैं रीजन। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन, क्या रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। और एंडेमिज्म का मतलब होता है स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडेमिज्म के ऊपर 4 बार पे रखा है उसकी डेफिनेशन पे कि स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन नॉट फाउंड इन एनीवेयर एल्स, मतलब वो स्पीशीज सिर्फ वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इनिशियली क्या थे, इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे आइडेंटिफाई, बट 9 मोर एडिट करे गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी हो गई है, हॉटस्पॉट 34 हो चुके हैं, 34 हॉटस्पॉट हो चुके हैं। और जिसमें 3 हॉटस्पॉट पूरे इंडिया के हैं। 3 हॉटस्पॉट क्या है, 3 हॉटस्पॉट्स ऑल्सो रीजन्स आर, और एक होते हैं हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऑल्सो रीजन होते हैं एक्सटेंडेड हैबिटेट लॉस। मतलब ये क्या होता रखा है, हॉटस्पॉट क्या होता है तेरा, हॉटस्पॉट में होता है बहुत सारी स्पीशीज मिलती है, हाई वेरी हाई लेवल स्पीशीज रिचनेस मिलती है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, खतरा भी ज़्यादा हो जाएगा स्पीशीज का खत्म होने का, तो वहाँ पे हो जाएगी एक्सेलेटेड हैबिटेट लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट हमारी इंडिया की हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ईस्टर्न घाट नहीं है, ध्यान रखियो, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड
हिमालय कवर आर कंट्री, मतलब इंडिया की एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। ऑल्दो द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% एरिया ऑफ अर्थ लैंड एरिया। और ये अगर हम क्या करें, अगर हम सारी हॉटस्पॉट ऑल सारे 34 के 34 हॉटस्पॉट को मिलाएं तो वो सिर्फ 2% लैंड एरिया लेंगे। एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट कुड रिड्यूसेस ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन बाय ऑलमोस्ट 30%। अगर हम इसको हम बचा लेंगे तो 30% मास एक्सटेंशन को हम बचा लेंगे अगर हम हॉटस्पॉट को बचा लेंगे। देख, हमें क्या करना है, कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी। तो हमें कंजर्व करना है तो हम पूरी अर्थ को तो कंजर्व कर नहीं सकते, तो हमने क्या करें, हॉटस्पॉट बना लिए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज मिलती हैं, तो हम उन्हें कंजर्व करेंगे। और जो क्या रिड्यूस कर देते हैं, 30% रिड्यूस कर देती हैं कंजर्वेशन, कंजर्व कर बचा लेती हैं एक्सटेंशन से। फिर क्या आते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, कौन कौन आता है इंस्टीट्यूट के अंदर? फर्स्ट आता है हॉटस्पॉट, इंस्टीट्यूट के अंदर फर्स्ट आता है हॉटस्पॉट, सेकंड आता है प्रोटेक्टेड एरिया, थर्ड आता है सेक्रेड ग्रुप्स। तो फर्स्ट तेरा हॉटस्पॉट हो चुका है, फिर सेकंड आता है तेरा प्रोटेक्टेड एरिया। इन इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? 14 बायोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। और थर्ड कौन सा है? सेक्रेड ग्रुप्स है। सेक्रेड ग्रुप्स में खासियत जयंता हिल्स ऑफ मेघालय, अरावरा हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। देख, वेस्टर्न घाट ऑफ रीजन कर्नाटका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट तो हमें पता है कि इस साइड में होता है, ईस्टर्न घाट इस साइड में होता है, तो इस साइड में महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है। अरावली हिल्स और राजस्थान भी आ जाएगा। खासी जनता मेघालय का हो गया, खासी आती है मेघालय वालों को। सरगुजा, चंदा और बस्तर एरिया मध्य प्रदेश का हो गया। इन मेघालय सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स कुछ फॉरेस्ट लैंड है जो ट्राइब को दे दिया है कि तुम बचाओ, तो ये वही है अरावली हिल्स और राजस्थान, ये सब वही है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, तो ये वही सेक्रेड ग्रुप्स हैं। फिर आता है एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन अ स्पेशल केयर। इसमें आते हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ पार्क, सेंचुरी। और ये जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन हम चैप्टर 1 में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में, जो एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन था, और चैप्टर 1 में सिर्फ एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन ही है। और क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। देख, वाइल्ड लाइफ देख, यहाँ एक्सक्लूसिव में पार्क 2 हैं और इंस्टीट्यूट में पार्क 1 है। इंस्टीट्यूट में बड़ा वाला पार्क है, नेशनल पार्क है। एक्सक्लूसिव में छोटे वाले पार्क हैं, जूलॉजिकल और बोटेनिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, ध्यान रखियो। और कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? क्रायो प्रिजर्वेशन आता है एक्सक्लूसिव के अंदर, टिश्यू कल्चर मेथड आता है, सीड बैंक्स आते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है, माइक्रो पब्लिकेशन आता है। ये 8 के 8 याद होने चाहिए और पेपर सब इनमें पूछेगा, ठीक है ना। रिसर्व द पर्पस देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड वाइल्ड में कंटिन्यू टू मेंटेन जूलॉजिकल पार्क इन रिसेंट ईयर। एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन हैव एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग सर्टेन स्पीशीज इन एक्सक्लोजर। नो गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो भी यहाँ लिखा हुआ है। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स, सीड बैंक्स और डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट इन लॉन्ग पीरियड, सीड बैंक्स भी है। फिर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बायोडाइवर्सिटी नो पॉलिटिकल बाउंड्री कोई नहीं है उसकी, एंड इट्स कन्वर्सेशन इज देयर फॉर अ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल नेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हर एक नेशन का फर्ज है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बैठक बैठी गई थी अर्थ समिट की, हेल्ड इन रियो द जेनेरियो, एक जगह है वहाँ पे हुई थी इन 1992 में, कालू भाई के जन्मदिन पर। कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन, वहाँ पे कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पहला रीजन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट बेनिफिट। मतलब रियो द जेनेरियो में क्या करा था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करेंगे और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट करेंगे, 2 चीज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम? 2 चीज़ें करेंगे। फिर क्या होता है? एक होती वर्ल्ड समिट हुई थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2002 में हुई थी, निम्मी के 1 साल पहले हुई थी इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ना कि साउथ अमेरिका में। उसमें से 190 कंट्री ने प्लेज शपथ ली थी कि कमिटमेंट करी थी कि अचीव करेंगे 2010 में अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे प्लेज ली थी। लॉस एट ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल तीनों पे करेंगे, रिडक्शन करेंगे करंट लॉस और रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, जो लॉस हो रहा है ना उस लॉस का रिडक्शन करेंगे, ये प्लेज ली थी। और इसके और क्या लिखा है इसकी एनसीईआरटी में समरी में लिखा हुआ है 6 मिलियन स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड है। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? और क्या लिखा हुआ है? फंजाई आर मोर स्पीशीज देन ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब वही मैमल स्पीशीज सबसे ज़्यादा है फंजाई। ट्रॉपिक्स को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक्स आर मोर एवोल्यूशनरी टाइम प्रोवाइड रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरमेंट, रिसीव सोलर एनर्जी विद कंट्रीब्यूट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, पता ही है मेरे को। 700 स्पीशीज बिकम एक्सटेंट इन रिसेंट ईयर, मतलब वही 700 स्पीशीज मतलब 748 वाली
मोर देन 15 स्पीशीज, जिसमें 650 वाली इंडिया के अंदर है। और ये ध्यान रखना, 650 वाली दिया नहीं है। अर्थ एक्सटिंक्शन, बायोलॉजिकल इन्वेजन और इनवर्ड बस। ठीक है, खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म।